हेलो गाइस। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे और वो है रिएक्शंस इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि ये जो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए यदि हम देखें तो ये एक बहुत ही बड़ा हेडेक है कि कैसे हम केमिकल रिएक्शंस को डील कर सकते हैं। सो केमिकल रिएक्शंस को डील करने के लिए वन टाइम सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। ये ऑब्वियसली एक लेक्चर से ये पूरा कवर नहीं होगा, पर क्या रिक्वायर्ड है केमिकल रिएक्शंस के लिए। पहले से केमिकल रिएक्शन को डायरेक्टली हम शुरू नहीं करते। केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं, यदि वो बेसिक कंसेप्ट जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, यदि वो आपको पहले से क्लियर है तो केमिकल रिएक्शंस जो हैं, इनऑर्गेनिक के जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो काफ़ी ईजी आपको लगेंगे। तो रिएक्शंस मेनली यदि हम देखें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो दो चैप्टर्स ज़्यादा रिएक्शंस को कवर करते हैं और वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। स्पेशली डी ब्लॉक में K2Cr2O7 और KMnO4 का जो सेक्शन है वो उसमें काफ़ी सारे रिएक्शंस है, स्पेशली ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7। और पी ब्लॉक में काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं। तो यदि हम इन जनरल देखें तो ये सभी का हेडेक है। उसका सोल्यूशन 100% तो नहीं, पर बहुत सारे केसेस में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ये एक वन टाइम सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। यदि आप मेरे हिसाब से रिएक्शंस को करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो ये रिएक्शंस का जो हेडेक है वो हमेशा के लिए आपका दूर हो सकता है। बट उसके लिए ऑब्वियसली इन चीज़ों को ईजी करने के लिए काफ़ी सारे फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो आज हम उन्हीं फंडामेंटल जो रिक्वायर्ड फंडामेंटल्स है केमिकल रिएक्शन शुरू होने के पहले से आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, वो फंडामेंटल चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और आने वाले वीडियोस में फिर हम एक एक टाइप की केमिकल रिएक्शंस लेंगे, कैसे हम डी और एफ ब्लॉक में डी ब्लॉक में और पी ब्लॉक में रिएक्शंस को डील करते हैं। इससे आने वाले वीडियोस में आपको पता चलेगा। काफ़ी सारे ट्रिक्स और टेक्निक्स मैं आपसे शेयर करूँगा। ये वन टाइम सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हम नेट के ऊपर जब सर्च करते हैं स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं कि केमिकल रिएक्शंस रट्टा मारनी पड़ती है पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। बट 80 to 90% प्रॉब्लम में आपका वो सॉल्व करके दे सकता हूँ। मतलब यदि हमको रिएक्टेंट्स दिए, एमसीक्यू में रिएक्टेंट्स का हिंट दिया रहता है, तो प्रोडक्ट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो कैसे प्रोडक्ट का प्रेडिक्शन करना है क्वेश्चन को देख के, ये हम सभी चीज़ें इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में देखते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड, केमिकल रिएक्शन शुरू करने के पहले क्या चीज़ें आपको पहले से आनी चाहिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेनली। तो बेसिक कंसेप्ट्स रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शंस इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन इनऑर्गेनिक। तो क्या बेसिक कंसेप्ट रिक्वायर्ड है फॉर द रिएक्शंस इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी केमिकल रिएक्शंस है उनके लिए क्या बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना। इसके लिए सबसे पहले यदि हम देखें तो फर्स्ट वन जो आपको पता होना, जब देखो किसी भी बड़े स्टेप की जो शुरुआत है वो एक छोटी स्टेप से ही होती है ना। काफ़ी बड़ी बड़ी मंजिलें आप कवर कर सकते हो, पर उसकी शुरुआत एक फर्स्ट स्टेप से करनी पड़ती है आपको। तो आपको लगेगा सर ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, पर बहुत सारे लोगों को वो चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको मोनोएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक आयंस जितने भी है वो सब आपके रटे हुए होना चाहिए अच्छी तरह से। मोनोएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक आयंस जितने भी है वो सब अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि केमिकल रिएक्शंस में एक्चुअली होता क्या है। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। तो जब तक आपको फॉर्मूले क्लियर नहीं होंगे तब तक केमिकल रिएक्शन नहीं आएंगे। बट फॉर्मूले क्लियर कब होंगे, जब फॉर्मूले को बनाने वाले आयंस आपको क्लियर हो।
तो ये आयंस आप कहीं से भी ऑब्टेन कर सकते हो, बुक से ऑब्टेन कर सकते हो। अभी आप यदि नेट के ऊपर सर्च करोगे तो बहुत बड़े बड़े लिस्ट आपको मिल जाएंगे जिसमें काफ़ी सारे कैटायंस और एनायंस होंगे। वो मोस्टली कैटायंस एनायंस आपको याद करना है। जितने ज़्यादा आप कैटायंस एनायंस याद करोगे, पक्के करोगे, उतने आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। फॉर्मूले से रिएक्शन बनती है, रिएक्शन लिखना ईजी हो जाएगा। सो मोस्टली ये चीज़ें मोस्टली लोगों की क्या रहती है, कवर्ड रहती है। पर यदि ये नहीं है, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि आपका क्लियर नहीं है तो ये आप करो। मोस्टली आई नो दैट कि मोस्टली स्टूडेंट्स के आयंस क्लियर रहते हैं क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ होती है, 9th-10th से शुरू हो जाती है। बट यदि आपका क्लियर नहीं तो आपको करना पड़ेगा, दैट्स इट। ओके, तो इसमें आयंस कौन कौन से, जनरली कौन कौन से आयंस अपने को रिक्वायर्ड है। तो हमको सभी आयंस नहीं करने, मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के फॉर्म में बता दूं कि हमको सभी आयंस नहीं करने हैं। हमको रिएक्शंस के लिए जो भी सिलेक्टेड आयंस लगते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो नीट और जेई की है, वो आयंस मैं आपको एक जस्ट एग्जाम्पल वाइज बता देता हूँ। तो इसमें यदि अपन देखें एस ब्लॉक के, यदि अपन आयंस देखेंगे तो सभी हाइड्रोजन आयंस जैसे कि H+ आयन, लिथियम आयन, है ना, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये सब अपने को चाहिए होंगे। इसके साथ में सम टाइम अपने को रूबिडियम आयन लगेगा। मैं आपको वही आयंस दे रहा हूँ जो हमको रिक्वायर्ड है, सभी नहीं। वैसे यदि हम देखेंगे तो Be2+, हम देखेंगे और Mg2+ एंड Ca2+ और Ba2+, इस तरह के आयंस, है ना। स्ट्रॉन्शियम की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से ये आयंस हमको लगेंगे इस ब्लॉक में। यदि हम पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में हमको बोरॉन के काफ़ी सारे कंपाउंड से, बोरॉन की जनरली जो है कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। और इसके साथ में एल्यूमिनियम आयन अपने को लगेगा, एल्यूमिनियम 3+। ग्रुप नंबर 13 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम होते हैं। इसमें से सिर्फ एल्यूमिनियम अपने को ज़्यादातर लगता है। बोरॉन कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। साथ में यदि अपन देखें तो ग्रुप नंबर 14 में हमको कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा। कार्बन के बाद जो है दैट इज सिलिकॉन, हमको काम में आएगा सम टाइम। सिलिकॉन, जर्मेनियम ज़्यादा कुछ नहीं है, जर्मेनियम। उसके बाद टीन, Sn2+ और Sn2+ एंड Sn4+ हमको आएगा। ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अस आता है, हायर में ईक आता है। तो ये जो है दैट विल बी स्टेनस, और इसको हम बोलेंगे क्या, स्टेन। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी रहेगा उसका अस रहता है, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका ईक आता है, तो स्टेन। इसके अलावा आपको Pb2+ आयन, जो लेड आयन है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। Pb4+ अनस्टेबल है, और समटाइम उसके कंपाउंड दिखते हैं जो कि ब्रेक हो जाते हैं। तो इस तरह से Pb2+ के साथ में आप चाहो तो Pb4+ भी याद कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट दैट स्टेबल। अब इसके अलावा आपको जो है ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन एनायन फॉर्म करता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक के आपके कुछ ध्यान रखने हैं। आर्सेनिक में आपको ध्यान रखना है 3+, आर्सेनिक का होता है 5+। इसके साथ में एंटीमनी जो है वो 3+ एंड एंटीमनी जो है वो 5+। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी सब वही शो करते हैं। बिस्मथ की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम नहीं। बाकी के ग्रुप 17 के एनायंस है। तो ये है हमारे एस और पी ब्लॉक के आयंस जो हमको मिनिमम सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका एफ ब्लॉक, सॉरी कौन सा, डी ब्लॉक में यदि हम देखेंगे डी ब्लॉक के जो आयंस है तो स्कैंडियम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। स्कैंडियम, टाइटेनियम सम टाइम आपको काम में आएगा, Ti4+ एंड सम टाइम Ti3+। टाइटेनियम, वेनेडियम का आपको कभी कभी यूज़ होगा, वेनेडियम। क्रोमियम काफ़ी काम, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे डी ब्लॉक में क्रोमियम K2Cr2 है, Cr क्रोमियम। इसके अलावा आपको मैंगनीज बहुत काम का है, Mn2+। और Fe का तो पूछो ही मत, हर जगह आपको दिखेगा। Fe2+ जो है वो फेरस होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अस। और Fe3+ जो है उसको हम बोलते हैं फेरिक। कोबाल्ट लगता है बहुत बार, P+2+ दोनों होते हैं। इसके अलावा Ni2+ हमको लगेगा, Cu+ अस, क्यूप्रस, और ये हो जाएगा क्या, क्यूप्रिक। और इसके साथ में हमको आएगा Zn2+। साथ में हम लोग हमको लगेगा सिल्वर, Ag+, और हमको लगेगा Pd2+, और समटाइम्स Cd2+ और Pd2+। ये समटाइम हमको यहाँ पे लगने वाले हैं। ठीक है, मर्क्यूरी का आयन समटाइम लगता है Ag2+। Ag जो है वो +1 में इस तरह से डायमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
तो ये हो जाता है अपने आयंस की लिस्ट। ठीक है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये सब के सब कैटायंस हैं जिनकी हमको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब एनायंस में काफ़ी क्रूशल चीज़ें थी, एनायंस के ज़्यादा वैराइटीज़ इसमें। तो एनायंस में यदि अपने को सल्फर है तो H2 माइनस SO3 2 माइनस SO4 2 माइनस और H2O3 2 माइनस, इसको हम बोलते हैं क्या, सल्फाइड। दिस इज नोन एज व्हाट, सल्फाइड। ये हो जाएगा क्या, सल्फेट। ये हो जाएगा क्या, दिस इज थायोसल्फेट। इसके अलावा N3 माइनस को हम बोलते हैं नाइट्राइड। NO2 माइनस जो है इसको हम बोलेंगे नाइट्राइट, और NO3 माइनस जो है इसको हम बोलेंगे क्या, नाइट्रेट। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ID IT, ऑक्सीजन ज़्यादा रहता तो AT रहता है, ऑक्सीजन कम रहे तो IT रहता है, विदाउट ऑक्सीजन रहा तो ID रहेगा। वैसे यहाँ पे वो भी हम कुछ देख सकते हैं, जैसे कि मे बी यू कैन गो फॉर P3 माइनस, हो जाएगा क्या, फॉस्फाइड। वैसे हम जाएंगे PO3 3 माइनस, दैट इज नोन एज व्हाट, फॉस्फाइड। और PO4 3 माइनस जो होता है क्या, फॉस्फेट। ये कुछ आयंस आपको यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। साथ में हमको यहाँ पे लगेगा C2O4 2 माइनस, दैट इज ऑक्सलेट आयन। जैसे CH3CO माइनस, इसको हम बोलते हैं एसीटेट। एंड देन CrO4 2 माइनस, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेट। एंड Cr2O7 2 माइनस, विच इज नोन एज डाइक्रोमेट। MnO4 2 माइनस, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेट। और MnO4 माइनस, दैट इज पर मैग्नेट, ये हो जाएगा पर मैग्नेट। तो ये आयंस हमको कुछ यहाँ पे लगने वाले आयंस है। ठीक है, रिएक्शंस में काफ़ी सारी चीज़ हमको लगेगी। काफ़ी सिंपल है, आई नो दैट कि लोअर क्लास के लोगों को पता होती है, तो आपको ऑब्वियसली 11 12 JEE नीट वालों को तो पता ही रहेगी, पर तो भी एक जस्ट फॉर द प्रिकॉशन, और जिनका क्लियर नहीं उनका रिवीजन हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड है बट ये सब। तो चलो, ये हो गया अपना आयंस। तो हमने सिर्फ वही आयंस लिए जो जनरली हमको केमिकल रिएक्शंस में रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा आप ये भी ले सकते हो, जैसे ClO4 माइनस है तो इसको हम बोलते हैं परक्लोरेट, दिस इज परक्लोरेट। यहाँ पे ClO3 माइनस होता है तो इसको हम बोलते हैं क्लोरेट। तो इस तरह से भी आप ले सकते हो। वैसे ही क्लोरस, हाइपोक्लोरस, इस तरह से भी होता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो अपने को यहाँ पे क्या होंगी, रिक्वायर्ड होंगी। ओके, NH2 माइनस अमाइड होता है, वो भी कभी कभी अपने को काम में आएगा। चलो, इसके अलावा ऑक्सीजन वाले जो बेस्ड है वो सब क्लियर होने चाहिए। जैसे कि O2 माइनस जो होता है वो क्या होता है, ऑक्साइड। O2 2 माइनस जो होता है दैट इज पर ऑक्साइड। ठीक है, और O2 माइनस जो होता है दैट इज सुपर ऑक्साइड। ठीक है, और OH माइनस जो होते हैं दैट इज, आई नो दैट कि वो हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपनी यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। चलो, ये हो गया अपना काम। सो क्या बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड है फॉर द केमिकल रिएक्शंस। उसमें पहला हमने देखा आयंस आपको सभी पता होने चाहिए। ठीक है, एक सिंपल स्टेप थी, ज़रूर हमारे इसमें 10 मिनट्स गए, बट एक फॉर द प्रिकॉशन, और जिनका क्लियर नहीं उनका रिवीजन हो गया, जिनको थोड़ी बहुत इसमें कन्फ्यूजन होगी वो भी क्लियर हो गई। ठीक है, तो चलो ना सेकेंड जो चीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड है, सेकेंड कंसेप्ट, वो है द कंसेप्ट्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। द कंसेप्ट्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन के कंसेप्ट बहुत अच्छे तरह से आपके क्लियर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पी ब्लॉक में भी बहुत सारे रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, कुछ नॉन रेडॉक्स रिएक्शंस भी है, पर काफ़ी सारे रेडॉक्स रिएक्शन पी ब्लॉक में, और डी ब्लॉक में तो ऑलमोस्ट 90% रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन है।
K2Cr2 और K1O4 के सभी प्रॉपर्टी रेडॉक्स रिएक्शन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो। तो इस तरह से आप देखते हो कि रेडॉक्स के जो कंसेप्ट है वो आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब इन कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल, एक ही एग्जांपल से मैं चारों टर्म आपके क्लियर कर दूंगा। कौन से चारों टर्म? व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। सो जस्ट 5 मिनट्स में अपना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, जिंक एंड कॉपर सल्फेट। तो यदि किसी स्टूडेंट को यदि कन्फ्यूजन होगा तो वो कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा यदि वो एग्जाम्पल भी सीधे हमेशा माइंड में फिक्स कर ले। तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ पे अपने को मिलता है क्या? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये सभी छोटे बच्चों को भी रिएक्शन पता होती है। तो यहाँ पे आपका एलिमेंटल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर के जो रूल्स है वो आई होप सो के सबको क्लियर होंगे। जैसे एलिमेंटल स्टेट जो होती है, जैसे जिंक है, कॉपर है, O2, N2, Cl2, He, ये जो है एलिमेंटल स्टेट है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। हाइड्रोजन की जनरली +1 होती है, पर H- जो है हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड H- उसमें उसके -1 होती है। ऑक्सीजन की जनरली -2 होती है, पर अभी हमने देखा परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में क्या हो सकती है? -1 और -1/2 हो सकती है। तो कुछ एक्सेप्शन ज़रूर है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या होती है पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको पता है कि सल्फेट के ऊपर, इस पूरे सल्फेट के ऊपर -2 होता है, तो इसके ऊपर कितना रहेगा? +2। यहाँ पे इसकी कितनी है? +2, सेम। एलिमेंटल स्टेट 0। तो जिंक का यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हुआ। सो देयर इज अ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। वैसे कॉपर का यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन, ठीक है। या फिर इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ पहले, रिडक्शन बाद में लिखता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ? देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, +2 से 0 में डिक्रीज हुआ, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। पहली बात, यदि अपन इस रिएक्शन को थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो जिंक जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्शन के पहले कितनी है? 0। रिएक्शन के बाद जिंक की कितनी है? +2। ऐसा कब हो सकता है? जब वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करें? डोनेट करें। 2 इलेक्ट्रॉन जब वो डोनेट करेगा तो इस तरह से +2 चार्ज आएगा। मतलब यहाँ +2 लाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होने चाहिए। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। और बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन डोनर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब जिंक जो है, ये रिएक्शन जो है, इसमें जिंक क्या है? जिंक इज एक्टिंग एज व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। चलो एक बात क्लियर। दूसरा, कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्शन के पहले कितनी है? +2 है। रिएक्शन के बाद कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0 है। ऐसा कब हो सकता है? जब कॉपर क्या करे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, ठीक है। मतलब इस रिएक्शन में कॉपर इस चेंज के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को बाय डेफिनेशन अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हम लेबल कर देते हैं, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग। तो इलेक्ट्रॉन डोनर, जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है +2 में जाने के लिए, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर +2 से 0 में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इन चारों कंसेप्ट को हम क्या करते हैं? कंबाइन कर लेते हैं। कौन से? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब इसको थोड़ा चारों को कंबाइनली हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, जिंक का जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिंक कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। इन द केमिकल रिएक्शन, इन द रेडॉक्स रिएक्शन, द सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, इज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस्ड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और खुद क्या होता है? रिड्यूस होता है। तो किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो खुद ऑक्सीडाइज होगा। सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। तो जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो दूसरों को रिड्यूस करता है पर खुद ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा पर खुद रिड्यूस होगा। ऐसा ये कंसेप्ट है। तो किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है? रिडक्शन। ये चीज़ आपको एकदम कंप्लीट
अपने माइंड में फिक्स कर लेनी है, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो रिड्यूस ऑक्सीडेशन जिसका होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये आइडेंटिफाई करने के तरीके हैं। तो बस ये चीज़ें हमारी जो है वो क्लियर होनी चाहिए रेडॉक्स के कंसेप्ट में। चलो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो फटाफट। तीसरा जो बेसिक कंसेप्ट हमको रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, थर्ड, दैट इज ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट चार्ट। तो जैसे मैंने आपको बोला है कि मोस्ट ऑफ द जो केमिकल रिएक्शंस है, ये केमिकल रिएक्शन जो होती है वो रेडॉक्स रिएक्शंस होती है। तो उन रेडॉक्स रिएक्शन में कोई ना कोई क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता रहता है। तो कौन किस में ऑक्सीडाइज होगा ये हम पहले से यदि हम क्या करें, मेमोराइज करके रखें, तो रिएक्शन में काफ़ी हमको हेल्प मिलेगी। तो इसलिए ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट चार्ट एडवांस में ही लर्न करके रखो, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट चार्ट क्या आपको बताएगा कि कौन किस में ऑक्सीडाइज होगा। तो जैसे हम जनरली देखते हैं कि अपना जो Fe2+ है, ये Fe2+ किस में ऑक्सीडाइज होता है, Fe3+ में। क्या होता है इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। दिस इज फर्स्ट वन। सेकेंड वन, I- जो है वो किस में ऑक्सीडाइज होता है, I2 में। कौन सा मीडियम होना चाहिए, एसिडिक मीडियम होना चाहिए, ओके। I- जो है वो किस में ऑक्सीडाइज होता है, IO3- में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आयोडेट आयन। दिस इज नोन एज आयोडेट आयन। ये आयोडेट आयन जो है ये कब होता है, दिस इज इन बेसिक मीडियम। यदि बेसिक मीडियम हो तो I- का ऑक्सीडेशन किस में होता है, IO3- में, ठीक है। इसमें क्या है, -1 से 0, +2 से +3, -1 से +5। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगा, जैसे C2O4 2- जो है, इसका ऑक्सीडेशन होता है किसमें, CO2 में। आप चाहो तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख सकते हो। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे जो है वो कितनी है, प्लस है। जो डिफिकल्ट वाली वो बता देता हूँ। यहाँ पे इसकी जो है वो कितनी है, +3 है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 है। तो ऑक्सलेट का ऑक्सीडेशन किस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, SO3 2- यदि होगा, SO3 2- सल्फाइड, इसका ऑक्सीडेशन होता है किसमें, SO4 2- में। मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये ऑक्सीडाइज होगा किसमें, +6 में, ओके। वैसे NO2- होगा तो इसका ऑक्सीडेशन किसमें होगा, NO3- में। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और ये किसमें जाएगा, +5 में जाएगा, ओके। वैसे यहाँ से हम H2O2 का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये किसमें होगा, O2 में, जहाँ पे इसकी -1 से किसमें होती है, 0। वैसे ही सल्फाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये किसमें होता है, SO4 2- में, या सल्फ्यूरिक एसिड में, -1 से +6, -2 से +6। बट यदि PbS होगा, ये जो है वो जनरली क्या होता है, H2S होता है। यहाँ पे क्या होता है, H2S, S2- ले सकते हो, H2- या H2S, तो ये सल्फेट में जाता है। पर PbS यदि हुआ, मतलब सल्फर हाइड्रोजन के साथ में तो ऐसे जाएगा, पर लेड के साथ में होगा, मेटल के साथ में, तो ये बनाएगा PbSO4। दैट विल गो इनटू PbSO4, जहाँ पे -2 से इसमें चेंज होती है, सॉरी यहाँ पे चेंज करना थोड़ा सा, -2 से किस में चेंज होता है, S में चेंज होता है, एलिमेंटल फॉर्म में। और यहाँ पे -2 से किस में चेंज होता है, +6 में चेंज होता है। तो यदि सल्फाइड हो तो सल्फर में जाता है, यहाँ पे लेड के साथ में होगा, मतलब मेटल के साथ में सल्फाइड हो तो सल्फेट में जाएगा, और यदि नॉन मेटल के साथ में सल्फाइड होगा तो एलिमेंटल फॉर्म में जाएगा, 0 में। तो इस तरह से ये सब चीज़ें आपको याद करनी है, ओके। इसके अलावा यहाँ पे आप देखते हो कि Mn2+ जो होता है, दैट विल गो इनटू MnO2, मतलब +2 से ऑक्सीडेशन किस में होगा, +4 में होगा। चलो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो इसका बहुत यूज़ करेंगे हम, बहुत इफिशिएंटली और ट्रिक के साथ इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। आप भी सरप्राइज हो जाओगे कि किस तरह से ये यूज़फुल है। देखता बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये, पर जब यूज़ करेंगे तो कितना इफिशिएंटली और कितना हेल्पफुल होगा ये आप खुद रियलाइज करोगे। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं।
और कुछ स्पीशीज़ हैं, आप देख सकते हो इसको Mn अपना हो गया और H2O2 भी हो गया अपना, SN2 प्लस आप ले सकते हो यहाँ पे, SN2 प्लस जो है दैट विल गिव SN4 प्लस, समटाइम H2O3 2 माइनस भी अपने को लेना पड़ता है। सो ये जाता है इसमें जनरली SO4 2 माइनस में, दिस विल गो इनटू SO4 2 माइनस। थायोसल्फेट आयन है, ये सल्फेट आयन में क्या होता है ऑक्सीडाइज, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है और यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितनी है +6 होती है। ठीक है, तो ऐसे करके +2 से +6 में इसका क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। तो ये सब चीज़ें आप यदि अच्छी तरह से करके रखते हो, जितने भी मैंने अभी चार्ट में जिनकी बात की है वो, वैसे ही हम यहाँ पे NH3 का भी ले सकते हैं। NH3 का ऑक्सीडेशन -T से जनरली किस में जाता है, मतलब जनरली नेगेटिव वाले जो है वो 0 में जाते हैं, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जनरली 0 में जाते हैं, नेगेटिव वाले जनरली 0 में जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट अपना जो है वो फिनिश हो जाता है। तो पहला कंसेप्ट है आयंस पता होना चाहिए, दूसरा है रेडॉक्स का कंसेप्ट, तीसरा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट चार्ट। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली। और लास्ट जो है दैट इज, इसको हटा देते हैं, दैट इज फोर्थ वन, सम इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टेक, जिसको हम बोलेंगे क्या, ट्रिक टैक। ओके, ट्रिक टैक। तो ये ट्रिक टैक क्या है ये अभी हम देखते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही कुछ सिंपल, ऐसा नहीं है कि बहुत ही एडवांस है, बहुत सिंपल चीज़ें कभी रियलाइज़ नहीं की और कभी यूज़ नहीं किया हमने। आप देखोगे काफ़ी सिंपल है, पर जब यूज़ करोगे तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे अभी स्पेशली पहली जो ट्रिक्स हैं वो पी ब्लॉक में 1-2 जगह पे काम आएगी, पर डी ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये रिएक्शन से रिलेटेड है, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर चैप्टर, बट जहाँ पे भी आपके रिएक्शंस आएंगे इनऑर्गेनिक में, जिस जिस चैप्टर में रिएक्शंस आएंगी वहाँ पे आप ये टेक्निक यूज़ करते हो। ये कॉमन टेक्निक है फॉर केमिकल रिएक्शंस इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऐसा नहीं कि इसे पी ब्लॉक में चली गया, डी ब्लॉक में, जहाँ रिएक्शन से डील करोगे वहाँ पे इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, तो यहाँ पे CrO4 2 माइनस जो है इसको हम बोलते हैं क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन जो कि येलो कलर का आयन होता है, दिस इज येलो कलर है। यदि हम इसमें क्या डालें, एसिड डाल दें, एसिडिक मीडियम हो, एसिड डाल दें, तो ये Cr2O7 2 माइनस में, मतलब ये चेंज होगा किसमें, डायक्रोमेट आयन में चेंज होगा। डायक्रोमेट आयन, डायक्रोमेट आयन जो होता है दैट इज ऑफ ऑरेंज कलर। ठीक है, एक तो ये चीज आती है। दूसरा MnO4 2 माइनस जो है इसको हम बोलते हैं मैग्नेट आयन, दिस इज नोन एज मैग्नेट आयन। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। जब ये चेंज होता है तो MnO4 माइनस जिसको हम बोलते हैं पर मैग्नेट आयन, ये होता है ग्रीन कलर का और ये होता है पर्पल कलर का। ठीक है, जब हम इसमें एसिड डालेंगे तो ये इसमें चेंज होगा, पर यदि हम क्या करें बेस डालेंगे तो ये इसमें चेंज होगा। सेम यहाँ पे भी होगा, यदि हम इसमें इसको वैसे ही कर दो, यदि हम इसमें बेस डालेंगे तो क्या होगा, ये वापस चेंज होगा। मतलब ये दोनों स्पीशीज जो है ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो यदि हम क्या करें, क्रोमेट को यदि हमको कभी ज़रूरत पड़े किसी रिएक्शन में डायक्रोमेट में चेंज करने की, तो हम क्या करेंगे, एसिड डाल देंगे। यदि हमको डायक्रोमेट को क्रोमेट में वापस चेंज करना तो बेस डाल दो। मतलब pH यदि क्या होगी, <7 होगी तो ये इसमें चेंज होगा, और डायक्रोमेट के केस में यदि pH की वैल्यू क्या होगी, <7 होगी, अल्कलाइन pH होगी, तो ये जो है वापस में चेंज होगा। मतलब ये एसिडिक बेसिक मीडियम से हम अपने हिसाब से इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं जैसी अपनी रिक्वायरमेंट है। सेम यहाँ पे है, मैग्नेट जो है वो पर मिनट में चेंज हो सकता है। ठीक है, यदि हम एसिड डालते हैं, और यदि हमको इसको इसमें चेंज करना तो आप क्या करो, बेस डाल दो बस। तो ये हम काफ़ी चीज़ें इसको यूज़ करने वाले, स्पेशली ये ट्रिक जो है वो डी ब्लॉक में बहुत हेल्पफुल है और सीधे MCQs में भी हेल्पफुल है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके साथ में मान लो कि यहाँ पे
कोई मेटल कंटेनिंग कंपाउंड आपका रिएक्टेंट साइड में होता है, कोई भी मेटल कंटेनिंग कंपाउंड रिएक्टेंट साइड में, और उसके रिएक्शन यदि आप किससे करवाते हो, किसी एसिड से करवाते हो, तो बिंदास यहाँ पे क्या लिख दो, सॉल्ट। प्रोडक्ट साइड में आप सॉल्ट बना दोगे। सॉल्ट कैसे बनता है, तो मेटल कंटेनिंग, मतलब यहाँ से आएगा कैटायन और एसिड से आएगा एनायन, ये यहाँ से क्या आएगा कैटायन और एसिड से क्या आएगा आपका एनायन, कैटायन एनायन मिला के क्या बन जाएगा, सॉल्ट। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे मान लो सोडियम यहाँ पे है और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, H2SO4, जो कि काफ़ी टाइम हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, Na2SO4। तो ऐसे करके ये ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हैं, ये एक ट्रिक है। दूसरा, मान लो कि यहाँ पे अल्कली मेटल कंटेनिंग कोई कंपाउंड होता है, अल्कली मेटल कंटेनिंग कोई कंपाउंड रिएक्टेंट साइड में है, और इसकी रिएक्शन यदि रिएक्टेंट साइड में दूसरा रिएक्टेंट वाटर है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे क्या आएगा, बेस आएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसे कि मान लो आप सोडियम कंटेनिंग कोई कंपाउंड यहाँ पे लेते हो और यहाँ पे H2O दूसरा रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट साइड में नेसेसरीली NaOH आपको मिलेगा, या फिर यहाँ पे पोटेशियम आप ले लेते हो और यहाँ पे फिर H2O आप लेते हो, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, KOH। देखो ऐसा है कि ये बहुत ऐसा डिफिकल्ट या बहुत कुछ स्पेशल नहीं है, बट आज तक हमने इसको सोचा नहीं। ये काफ़ी चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता होंगे, पर रिएक्शन में कैसे यूज़ करना वो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखो रिएक्शन में हम कैसे यूज़ करते हैं, रिएक्शन कितनी ईजी हो जाती है इन सब चीज़ों के साथ। तो ये एक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट जो है, मान लो कि यहाँ पे हमारा कोई हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है और दूसरा जो रिएक्टेंट है उसमें ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम H2 आता है। बस ये भी एक टेक्निक हो जाती है। ये कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं जो काफ़ी हेल्पफुल है। साथ में कुछ कॉमन चीज़ें आप ध्यान रखो, जैसे कि मान लो यहाँ कार्बोनेट है तो प्रोडक्ट में CO2 आ जाएगा, मान लो इधर O3 है तो इधर O2 आ जाएगा। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। समटाइम यहाँ पे क्या है, NO2 माइनस है रिएक्टेंट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में क्या आएगा, NO3 माइनस आ जाएगा। ऐसे 2-3 जगह पे ये काम में आने वाला है। ये कार्बोनेट वाला भी काफ़ी जगह पे काम में आएगा। ये आपको हाइड्रोजन चैप्टर में ओजोन के जो रिएक्शन है उसमें काम में आएगा। तो ऐसे करके ये सभी जो सिंपल टेक्निक्स है, कितने टेक्निक्स है, क्रोमेट डायक्रोम का चेंज, मैग्नेट परमेट का चेंज, मेटल प्लस एसिड सॉल्ट देगा, मेटल प्लस अल्कली मेटल का कोई कंपाउंड है वाटर के साथ में देगा तो बेस देगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन यदि कोई रिएक्टेंट में होते हैं रिएक्टेंट साइड में, तो जनरली यहाँ पे हमको क्या मिलता है, वाटर मिलता है। तो इस तरह से ये कुछ सिंपल टेक्निक्स हमने यहाँ पे देखे। तो 4 बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। 4, पहला आयंस आपको सब पता होना चाहिए। दूसरा रेडॉक्स के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस होता है, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए रेडॉक्स के कंसेप्ट। तीसरा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट चार्ट, पहले से आप याद करके रखो कि कौन किस में ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि हमको K2Cr2 और KMnO4 में ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो जब ये किसी को ऑक्सीडाइज करेंगे तो किस में जाएंगे वो, ये एक चीज़ आपके क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और इसके साथ में कुछ कॉमन सेंस वाली कुछ टेक्निक्स है, जो कि बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्पेशल चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ है बट वेरी यूजफुल। तो ऐसे 4 चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके साथ में आपको और एडवांटेज क्या होगा, यदि आपको रेडॉक्स में बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन यदि पता है, स्पेशली हाफ रिएक्शन मेथड यदि आपको पता है रेडॉक्स रिएक्शन में, तो ये अपने को डी ब्लॉक में काफ़ी काम में आएगी। पर जब मैं डी ब्लॉक में आपको रिएक्शन बताऊंगा तो साथ में वो मेथड भी बता दूंगा, तो आपको पहले से नहीं आती तो भी चलेगा, बट यदि एडवांस में आती है तो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। साथ में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, वो तो आयंस की लिस्ट अब आपके पास है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का प्रॉब्लम वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। बट आप 2-4 जो है प्रैक्टिस कर लेना कि मान लो कि MnO4 में तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, K2Cr2 है तो Cr की कैसे निकालते हैं, या फिर किसी भी रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जरूरत पड़ी तो कैसे निकालते। तो रेडॉक्स का थोड़ा बहुत पढ़ के रखो, ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स पढ़ के रखो, और ऑक्सीडेशन कैलकुलेट कैसे करते किसी कंपाउंड में अननोन ऑक्सीडेशन स्टेट को, और साथ में हाफ रिएक्शन मेथड जो रेडॉक्स की वो थोड़ी सी याद करो। नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा, बिकॉज मैं जब रिएक्शन लूँगा आगे अगले वीडियोज़ में, तो आपको वो चीज़ जो भी रिक्वायर्ड है पिछले किसी और चैप्टर के, तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा।
ठीक है, तो चलो बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेना है केमिकल रिएक्शन का। इनऑर्गेनिक में सब बहुत अच्छी तरह से करवा के देता हूँ मैं। तो बस ये मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो भी बेसिक्स मैंने आपको बताया है, वो अच्छी तरह से आप 2 से 3 बार इनको क्या करो, लिख के इनको अच्छी तरह से पक्का कर लो। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर्स जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से डी ब्लॉक की और पी ब्लॉक की रिएक्शंस को हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, क्या उसकी प्लानिंग होगी। स्पेशली पी ब्लॉक में हम बहुत एक्सटेंसिव प्लानिंग करते हैं रिएक्शंस को करने की, एंड यू विल बी सरप्राइज कि इस तरह से भी रिएक्शंस हो सकती है। आई एम गारंटीड कि 80 से 90% रिएक्शंस को आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके ज़रूर क्लास में या आपको आपने सुना होगा कि यार पी ब्लॉक में तो सब रिएक्शन रट्टा मारनी पड़ती है, बट बिल्कुल गलत। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन 80% तो गारंटी लेता हूँ मैं कि आपको रिएक्शंस में रट्टा मारने की कम से कम जरूरत पड़ेगी। कुछ रिएक्शंस स्पेशल होती है जिनको रट्टा मारने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में रिएक्टेंट का मेंशन यदि क्वेश्चन में है तो हम प्रोडक्ट का प्रिडिक्शन कर सकते हैं इन सब चीज़ों को यूज़ करके। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है ट्रिक्स और टेक्निक्स का। जब भी कोई कैटेगरी हम रिएक्शन की करेंगे तो उस कैटेगरी के स्पेसिफिक कुछ ट्रिक्स मैं आपको दूंगा, स्पेशली पी ब्लॉक के केस में। डी ब्लॉक में आपको मोस्ट ऑफ द रिएक्शन 95% रिएक्शन आपको रट्टा नहीं मारनी है, कुछ ट्रिक्स है अपने पास, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो, हैव ए नाइस डे।